करिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री इन चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन ए मेटल एटम और आयन come under the influence of ligand, then it can participate n-1d ns-np or ns-np or nd orbitals for the hybridization to make hybrid orbitals। मैं लिख देता हूँ। According to this theory, the metal atom or ion under the influence of ligands can use its n-1d ns-np or ns-np nd orbitals for hybridization to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry। क्या कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि मेटल एटम और आयन, कि कोई भी मेटल एटम या आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, जब कोई मेटल एटम या आयन किसके इन्फ्लुएंस में प्रभाव में आएगा? लिगेंड के प्रभाव में आएगा। देन कैन यूज इट्स, तब वो अपने ये क्या यूज कर सकता है? n-1d ns-np ये ऑर्बिटल या ये ns-np और nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन और टू यील्ड ए, और फिर हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या बनाएगा? इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री बनाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से दो से क्लियर करेंगे। एक में तो आपका ऑर्बिटल्स में ये पार्टिसिपेट करता है और एक में ये, वो हम जैसे डिस्कशन करते हैं एग्जांपल से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CONH3 3 पॉजिटिव। CONH3 3 पॉजिटिव। अब इसमें देखो सेंट्रल एटम की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X + 0 × 6 = +3। तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +3। इट मींस कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? देखो ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 पॉजिटिव। जो ऑर्बिटल्स हैं CO3 पॉजिटिव की क्या जाएंगे? ये हैं, देखो 1 2 3 4। फिर ये इधर आपका हो गया फोरस और ये आपका हो गया। देखो ये कोबाल्ट की हम 3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, 3D, ये हो गया 4s और ये हो गया 4b, ये खाली है। देखो कोबाल्ट की जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कोबाल्ट की, वो क्या होती है? R1 18
3d7 4s2 क्या होती है, आर्गन 18 3d7 4s2, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 27, तो 18 और 2 20 और 7 27 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो 2 तो s में जाएंगे, 1 डी में से, तो डी में कितने बचेंगे 6, तो 6 हमने ऐसे बात की 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, और ये है आपके खाली, क्या है खाली है। अब क्या कह रहे हैं, ये जब ऑर्बिटल किसके जो सेंट्रल लिगेंड के उसमें इन्फ्लुएंस मारते हैं, तो आपका अमोनिया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कर देता है। तो पेयरिंग करने के बाद देखो क्या होता है, ये अभी कितने हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और कितने ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल में है। पेयरिंग करने के बाद देखो ये ऐसे हो जाएंगे 1 2, ये ऑलरेडी है पेयरिंग में, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये 2 उसमें ऑर्बिटल में आ जाएंगे। अब इसके 2 ऑर्बिटल क्या हो गए, खाली हो गए, क्या हो गए खाली हो गए, और सॉरी 2 ऑर्बिटल खाली हो गए हैं, एक 4s का हो गया और 3 किसके हो गए 4p के। और क्या होता है, इसमें जो 6 अमोनिया के लिगेंड होते हैं अपने सभी क्या देते हैं, लोन पेयर देते हैं इसके साथ 6 अमोनिया के, 1 2 3 4 5 और ये 6 अमोनिया की लिगेंड है वो अपने अपने देखो लिगेंड क्या होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम मेटल को देते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को दे रहे हैं, वो तभी तो क्योंकि इसमें खाली होते हैं तब तो ये इसके साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो ये आपका अमोनिया क्या था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या कर दी, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी। अब पेयरिंग करने के बाद अब अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, 2 तो डी को, क्योंकि अपने पास 6 अमोनिया है तो 2 डी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, D2 एक s का और 3 p के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी D2sp3। और देखो इसमें अंदर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंदर वाले, तो इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, और हम इसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन। देखो ये आपकी कोबाल्ट की फर्स्ट आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, इसमें कोबाल्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ये इन्फ्लुएंस लिगेंड क्या था अमोनिया, तो ये क्या कर देगा पेयरिंग, पेयरिंग करने के बाद ये 3 ऑर्बिटल में आ गए। अब बाकी अब ऑर्बिटल ये 2 खाली 2 डी के एक एस में, इसमें जो 6 इसके साथ जो अमोनिया के लिगेंड जुड़े हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 2 डी के पार्टिसिपेट करेंगे, एक एस के और 3 पी के, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो जाएगी D2sp3, और D2sp3 है तो शेप क्या होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल, क्या होती है ऑक्टाहेड्रल, और अंदर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे अगर सपोज 4d के पार्टिसिपेट करते तो आपका होता आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाले कर रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल, और आपका क्या होता है लो स्पिन। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है तो ये कैसा आपका कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक, कैसा है डाईमैग्नेटिक, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, और डाईमैग्नेटिक है और कलरलेस भी है, और क्या है आपका कलरलेस भी है। क्लियर है। नेक्स्ट ये तो था स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस की डिस्कशन किया है। अब हम एक एग्जांपल डिस्कशन करेंगे जिसमें आपका यहां स्ट्रॉन्ग की जगह वीक लिगेंड होगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CO F6 3 नेगेटिव, तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X-1 फ्लोरीन पे चार्ज होता है 6 से मल्टीप्लाई इक्वल टू -3, तो X इक्वल टू +3 चार्ज हो, इसी में ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं
ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 पॉजिटिव। अब देखो इसमें ऑर्बिटल्स जैसे आपके ये होंगे 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे। ये आपका 3 था 3D, फिर ये आपका 4s, ये आपका 4p और ये आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये आपका 4D। अब क्या होता है, यहां जो फ्लोरीन है ये आपका क्या है, वीक लिगेंड है। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं कर सकता। क्या है, पेयरिंग नहीं कर सकता। अब पेयरिंग नहीं कर सकता तो अब जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे 1 2, अब देखो ये फ्लोरीन के आपका वीक फील्ड लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करेगा इन इलेक्ट्रॉन की। तो पेयरिंग नहीं करेगा तो अब कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे एक फ्लोरीन तो अपना इसको देगा और 3 फ्लोरीन इसको दे देंगे। और आपके 2 इसमें से डी में से पार्टिसिपेट कर लेंगे, क्योंकि 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं ना, 6 जुड़े हुए हैं। तो इसमें 2 तो एक एस से, 3 पी से और 2 आपके डी से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2 और हाइब्रिडाइजेशन d2sp3O से sp3d2। उस वाले में शेप क्या होती है आपकी, ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। और इसमें आपके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं, आउटर वाले। भाई आपके देखो डी, ये अंदर वाला पार्टिसिपेट नहीं करके बाहर वाले ये डी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए कैसा होगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन। जो इनर ऑर्बिटल थे वो लो स्पिन वाले थे, आउटर ऑर्बिटल है ये कैसे होंगे आपके, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। कैसे होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और देखो इसमें क्या है, आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपका क्या होता है, कलर्ड भी होता है, कलर्ड कंपाउंड बनाता है। कैसे कंपाउंड बनाता है, कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है। इन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। और कैसे कंपाउंड बनाता है, कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है। तो देखो उसमें तो क्या थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो उसने पेयरिंग कर दी थी। पेयरिंग कर दी थी तो अंदर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसलिए इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में थे तो डायमैग्नेटिक था। इसमें क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है ना, ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा। पेयरिंग नहीं करेगा तो इसमें बाहर वाले डी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। बाहर वाले ऑर्बिटल अगर डी के तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा कहलाता है, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन। सारे इसमें सारे पेयरिंग में नहीं है तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और जो पैरामैग्नेटिक होता है वो ही आपका क्या बनाता है, कलर्ड कंपाउंड बनाता है जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। अब हम जैसे इनमें शेप के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये तो जैसे 6 में तो sp3d2 या d2sp3 थी, ऐसे ही अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आपके पास 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, टाइप ऑफ, हम इधर करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और इधर हम बात करेंगे उसकी शेप। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है आपकी,
sp3 भी हो सकती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2। ये डिपेंड करता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग करेगा तो अंदर वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तब तो हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। और बाहर अगर नहीं करते हैं अंदर वाले तब आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 होती है तो शेप होती है आपकी टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। और इस वाले में होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर होती है। फिर अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 5 है तो शेप क्या होती है आपकी sp3d होती है जी, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और शेप क्या होगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? sp3d2 भी हो सकती है और d2sp3 भी हो सकती है। लेकिन दोनों के ही केस में शेप क्या आएगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या आएगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकती है, d2sp2। ये फिर लिगेंड पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग होगा तो वो पेयरिंग कर देगा dsp2 और शेप फिर क्या आएगी? स्फीयर। वीक होगा तो sp3 और टेट्राहेड्रल। 5 में sp3d, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है sp3d2 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है लिगेंड पर। स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग कर देगा d2sp3, वीक होगा तो sp3 और शेप आपकी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपका लिगेंड वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है? तो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। क्या है आपका? आपकी एक सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। इसमें आपकी क्या इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है पूरे सभी लिगेंड्स की। जैसे I नेगेटिव जो वीक है, I नेगेटिव, उसके बाद आता है आपका Br नेगेटिव, फिर HCl नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, H2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, फिर उसके बाद H2O, फिर NCS नेगेटिव, फिर आपका EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट है, फिर आपका अमोनिया है, फिर EN इथाइलिन डाइमीन है, फिर Cl नेगेटिव है और फिर CO। तो आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा होगा लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड आपका कोबाल्ट ना सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर Cl नेगेटिव। और सबसे वीक हो गई आपके हैलोजन हाई नेगेटिव, Br नेगेटिव, HCN ClH2, ये आपकी वीक हो गई। तो ये आपकी पूरी क्या दे रखी? लिमिटेशंस ना सॉरी फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी थी। इसके अलावा एक आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट का जो कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? √n+2। और यहाँ n क्या होता है? n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या होता है आपका यहाँ? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सपोज आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 + 2 3, 3 को 1 से मतलब इसका मीन्स √3 आएगी। √3 की वैल्यू होती है 1.73। सपोज आपका ये तो था जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 में 2 दूनी 4 और 2 8, √8 आता है। इसकी 2.83, इसका मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 में से 3 दूनी 6,
सॉरी 3 और 2 5, 5 3 15 √15 आता है। इसमें 3.93 ऐसे कुछ आता है। ये अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। या तो आपको कई बार क्या है, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना आए तो जैसे आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, और पीछे आपका इसको फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू, और यूनिट क्या होती है बीएम, बोर मैग्नेटोन होती है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपसे कई बार क्या है, जैसे ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा और आपसे अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे, तो देखो उसका सिंपली कैसे याद रख सकते हो। अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1 पॉइंट समथिंग के करीब। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 2 पॉइंट समथिंग। 3 होंगे तो 3 पॉइंट समथिंग। 4 होंगे तो 4 पॉइंट समथिंग। 5 होगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर जितने भी जैसे पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब उतने ही उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो उस हिसाब से आप जैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और उस हिसाब से उसका नेचर बता सकते हो। ये मैग्नेट भाई पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है या कलर्ड है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो थी आपकी अबाउट सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम इसकी पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Limitations of valence bond theory। ये जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। फर्स्ट क्या था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या थी, इट डज नॉट एक्सप्लेन द color exhibited by coordination compounds। It does not explain the color exhibited by coordination compound। इसने एक्सप्लेन नहीं किया था कलर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के द्वारा जो एग्जिबिटेड था उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। एक इसकी कमी ये थी। सेकंड क्या था, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स। इसने कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया था स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स। वो हम जो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स का जो ऑर्डर बताया है वो तो हम आगे डिस्कशन करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बेस पे हम बता सकते हैं। लेकिन इसने अपनी तरफ से नहीं बताया था कि ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है और ये आपका वीक है। फिर इसमें एक था, इट डज नॉट give quantitative interpretation of मैग्नेटिक डाटा। इसने कोई इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। इसने ना कोई मैग्नेटिक डाटा के बारे में कि कैसे जैसे वो आपके पेड हो रहे हैं या अनपेड हो रहे हैं या पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, इसके बारे में कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। एक इसकी लिमिटेशंस में, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसने कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन किसके बीच में नहीं दिया, थर्मोडायनामिक, जो थर्मोडायनामिक
मतलब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और काइनेटिक स्टेबिलिटी मतलब जो अकॉर्डिंग टू मोशन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन किसमें, आपका थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में भी जैसे इसने कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दिया। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, और ना इसने एक्सप्लेनेशन किसके बारे में दिया कि जो 4 कोऑर्डिनेशन वाला है कंपाउंड वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा या आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये इसकी कुछ क्या थी, आपकी लिमिटेशंस थी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी। तो हमने क्या डिस्कशन किया, एक तो इसने कलर जो का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, ना डिस्टिंग्विश किया था स्ट्रॉन्ग और वीक में, ना क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा था, ना ही जो 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थे कि टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, ना इसने थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज के बारे में डिस्कशन किया। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। तो इट इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू, इट्स ओके।